लिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब एक और चीज पढ़ लेते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। फोटोन का पार्टिकल नेचर भी होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कुछ। पहला पॉइंट इसमें यह है कि उसके पास एनर्जी होती है, फोटोन और मोमेंटम दोनों होता है। ठीक है, तो जो कि पार्टिकल के पास होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हर पार्टिकल की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, फोटोन की भी कुछ एनर्जी है, और हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है जब वो चलता है। तो ऐसे ही फोटोन का भी मोमेंटम होता है। फोटोन हैज एनर्जी, और क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला? hc/λ, ये ठीक है, एंड मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? h/λ। फोटोन की एनर्जी मोमेंटम होता है। फोटोन is इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये फोटोन की प्रॉपर्टी समझ लो। दैट इज बाय, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो कोलिजन के दौरान एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। ड्यूरिंग फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। ठीक, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स कम ज्यादा हो सकते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स may not be conserved. एक और पॉइंट ले लो इसमें, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। होता क्या है कि फोटोन आते हैं, जैसे ही आते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इससे ये भी साबित होता है कि वो पार्टिकल है, पार्टिकल नीचे शो कर रहा है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक है। फोटोन्स
photoelectric effect is an instantaneous process नैनो सेकंड भर का टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन निकलने में। It shows the particle nature of photon। फोटोन या रेडिएशन, फोटोन का मतलब रेडिएशन ही बोल दो उसको, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। ठीक है, ये सब पॉइंट है फोटोन के बारे में। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हमें कौन सा नेचर बताता है? हाँ, वेव नेचर नहीं बताता, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही पार्टिकल, फोटोन है उसको पार्टिकल मानो, पार्टिकल आया टकराया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया। और दूसरा तो तुम यही बोल सकते हो कि भाई वेव में भी तो निकल सकता है, एनर्जी तो उसमें भी होती है वेव नेचर मान के। लेकिन इसमें क्या है, जब हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी कम से कम थ्रेशोल्ड से ऊपर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से नीचे कर दो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब मान लो कि हमारे सरफेस की फ्रीक्वेंसी है, मान लो 100 गीगाहर्ट्ज मान लो, ऐसे मान लो 100 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और ऊपर से जो आ रही है उसकी है 50 गीगाहर्ट्ज, तो कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं। और 50 गीगाहर्ट्ज की तुम इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, 100 बल्ब लगा दो, बहुत तेज लाइट डाल दो, गर्म तो हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो फोटोन की एनर्जी से निकलता है, ना कि एक रेडिएशन की एनर्जी से, टोटल एनर्जी से नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि तुमने सरफेस लिया और उसको आग लगा दी, उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उससे नहीं निकलने वो, तो फिर थर्माइनिक एमिशन हो जाता है अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया। रेडिएशन डाल के तो गर्म भी हो जाता है ना, जैसे मान लो तुम सर्दियों में बैठते ना, धूप आते तो वो भी तो धूप, और वो जो हीटर वगैरह होते हैं सामने बैठ जाओ तो गर्मी लगती है, एकदम रेडिएशन लगता है। या जैसे वो लगता है ना, लकड़ी जलाते हैं लोहड़ी पे आग, तो उसके सामने तो गर्मी लगती है, तो ऐसी गर्मी तो सरफेस गर्म हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो रेडिएशन तो एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब फोटोन की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, थ्रेशोल्ड। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्शन ही फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 4 फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो सरफेस गर्म हो रहा हो क्या सर, वेव नेचर से गर्म हो रहा है, ठीक है। आज हम तो ये पार्टिकल नेचर लिख लो, अगर वेव नेचर होता इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो क्या होता? कोई भी सरफेस है तुम उसमें लाइट डाल दो, भाई धीरे धीरे गर्म तो हो ही जाना है, तो थोड़ी देर बाद निकल जाएगा। अगर वेव नेचर होता तो क्या होता कि एनर्जी देनी है ना तुमको। वेव का मतलब हुआ कि ये एब्जॉर्ब करेगा, वेव को सरफेस एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करते करते कुछ तो एनर्जी बढ़ेगी उसकी, तो थोड़ी देर बाद निकल जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, या फिर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे पानी उबलने में टाइम लगता है ना, धूप में रख दो तो किसी भी चीज को धूप
धूप से गर्म होने में टाइम लगता है क्योंकि एब्जॉर्ब करता है, कि वो वेव नेचर है। और पार्टिकल नेचर कि जो इंस्टेंटेनियस पता चल जाए, पार्टिकल आया और कुछ हो गया एकदम से। ठीक है, कहीं देखा तुमने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट होता है ना, जैसे कि मान लो धूप में रख दिया हमने लिथियम को या फिर सीजियम को, पोटेशियम, ये जो पहली रो नहीं पहले कॉलम के एलिमेंट है। देखा सीजियम को हवा में रख दो तो क्या होता है? ना ना, पहली रो के मतलब पहली कॉलम के पीरियोडिक टेबल वाले एल्कली मेटल्स, एल्कली, लिथियम, सोडियम, इनको पोटेशियम। तुम अगर सनलाइट में रख दो ना तो फोटो इलेक्ट्रिक फट जाता है, क्योंकि इनका थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत कम होती है, तो निकल जाता है इंस्टेंटेनियस। जैसे ही धूप में रखोगे वैसे ही निकलेगा। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर रखो थोड़ी देर में गर्म होगा उसके बाद कुछ होगा, वैसा नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चलता है पार्टिकल नेचर है, जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। याद रखना। धन्यवाद। डी ब्रोगली नहीं, वेव नेचर ऑफ मैटर मतलब जो भी चीजें हैं हमारे पास, मतलब पार्टिकल, कोई बॉल कोई कुछ जिसका मास हो। मैटर मतलब जिसका मास है। मैटर यही तो होता है जो किसी चीज से बना हो, किसी मास से बना हो। That occupies space. हाँ, That's one of the ठीक है। वेव नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें एक होता है डी ब्रोगली, एक साइंटिस्ट, इसको डी ब्रोगली नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? nature as such. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या हो गया? क्या बोलते हैं उसको, डी ब्रोगली को? ये कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, वैसे तो ठीक है, कुछ भी बोल दो। डी ब्रॉय बोलते हैं, डी ब्रॉय, कुछ भी बोल दो, ठीक, कोई बात नहीं होता। ठीक है, तो ये नाम रखने तो इसने क्या बोला था? एवरी पार्टिकल शोज डुअल नेचर। Every particle shows डुअल नेचर। डुअल नेचर शो करता है मतलब सारे पार्टिकल जितने भी हैं सब। ठीक, तो उनके साथ एक वेवलेंथ भी। पार्टिकल तो चलो पार्टिकल हमें पता है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो बहुत से पता है, लेकिन वेव नेचर शो कर रहा है तो उसकी वेव की कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, वेव नेचर का समझते क्या मतलब है? वेव नेचर मतलब इसको तुम जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को तुम दौड़ा दोगे तो पार्टिकल की तरह टकराएंगे भी साथ में, तो पता है, लेकिन कहीं कहीं पे इंटरफेयर भी करने लग जाएंगे। इंटरफेरेंस पढ़ा है ना हमने, जहां पे वो बनता पैटर्न वगैरह मैक्सिमम मिनिमम, वो सब भी होने लग जाएगा कहीं कहीं। तो इसीलिए वो चीजें भी मैक्सिमम मिनिमम दिखाने लगता है, तो इसलिए बोलते हैं वेव नेचर। तो हम क्या करेंगे अब? वेव नेचर की वेवलेंथ निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ में पहले कर लेते हैं हम फोटोन। एक लेते हैं फोटोन, दूसरा ले लेते हैं पार्टिकल। फोटोन का मतलब रेडिएशन। तो फोटोन की एनर्जी बताइए हमको क्या होती है? hc/λ, और मोमेंटम क्या होता है? h/λ। तो यहाँ पे देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं pc = pc। ये ठीक है। इसमें आ जाओ पार्टिकल में एनर्जी क्या होगी? एक तो काइनेटिक एनर्जी ½ m v², और वेवलेंथ ये डी ब्रोगली वेवलेंथ h/, जैसे देखो ना इसमें लैम्डा क्या होगा? h/p मोमेंटम। यहां पे भी वही है h/p, लेकिन उस p को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल के लिए मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे रेडिएशन का कोई मास वास नहीं होता, इसीलिए ऐसे नहीं लिख सकते मास इनटू वेलोसिटी।
तो इसे सिर्फ यहीं पे छोड़ सकते हैं कि मोमेंटम कुछ है, लेकिन वो मास इनटू वेलोसिटी सिर्फ पार्टिकल के लिए है। अब क्या करो, यहां से वेलोसिटी निकालो, क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अपॉन m, उसका रूट देखिए कि नहीं, उसको याद डालो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m को अंदर ले जाओगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, एक m कट जाएगा, h अपॉन रूट 2m के। हाँ ये आ गया, ठीक है। तो पार्टिकल के हम बना सकते हैं, इफ अ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएं, पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दिया, तो किसको करेंगे, चार्ज पार्टिकल को। इफ अ चार्ज पार्टिकल, ज्यादातर हमारे पास ये पार्टिकल जो होते हैं वो यही होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, हाँ ये सब इस पे चार्ज होता है। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, through a potential difference, potential difference V, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, Q इंटू V। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराएं, पढ़ रखा था हमने, वैसे इसमें पढ़ रखा है सेकंड चैप्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस में डाल दिया चार्ज पार्टिकल को, तो उस पर वर्क डन हो जाता है, Q डेल्टा V, Q V हो गया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही दे दो, Q इंटू वर्क डन हो गया, और वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अगर हमने छोड़ दिया उसको तो भागने लग जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इतनी, ठीक है। उसको यहां रखता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 2m QV, बस हो गया, मास और सारी चीजें निकाल सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मास वास डाल दो, सारी वैल्यू डाल दो, पता ही है ना, सबकी वैल्यू पता है। तो लैम्डा आ जाता है 12.27 अपॉन रूट वी, 12.27 अपॉन रूट वी, थैंक्स। इतनी वेवलेंथ आ जाती है इसकी। इतना डिस्टेंस लगभग पता किसमें होता है, एटम्स के बीच में, ठीक है, एटम्स के दो एटम के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, नैनोमीटर कुछ, हाँ कुछ नैनोमीटर भी, एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो लगभग। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो वहां पे जाके इंटरफेयर करने लगता है, टकराए होते हैं, दो एटम के बीच में इंटरफेरेंस होने लगता है, वहां पे मैक्सिमम मिनिमम होने लगता है, मैक्सिमम मिनिमम दो एटम के बीच के डिस्टेंस की वजह से, तो ये छोटा डिस्टेंस, ठीक है। लिख लो भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ, बाहर वो बच्चे हल्ला नहीं मचाते क्या, जो बच्चे हल्ला मचाते रहते हैं बाहर, कहीं और गए होंगे, अच्छा पहले हेलन चल रहा होगा उनका काम, पहले हेलन कोई भरोसा नहीं, ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया, खत्म हो गया। बाकी सब